Hello students. Today we are going to discuss our next topic in the solar sun and our solar system, that is the phases of the moon and moon. ओके तो आज हम बात करेंगे मून और मून के फेजेस के बारे में. जनरली मून जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है. इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट इंसिडेंट ऑन इट. द सरफेस ऑफ द मून इज डस्टी एंड फुल ऑफ द क्रेटर. इट मीन्स इट हैज द मोर क्रेटर्स, यानी कि वहां पर गड्ढे बहुत है. ओके, if the moon is observed closely, we find the crater depressions on the surface of the moon, which might have been formed by the collision of some heavenly body like a meteorite with the मून. यानी कि अगर मीटियोराइट जो है वो वहाँ पर टकराई होगी, इस वजह से वहाँ पर जो है वो गड्ढे पड़े होंगे. इस वजह से हम लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेटर्स देखने को मिलते हैं. सो नाउ टेक अस स्टडी ऑन द, ये पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितने सारे गड्ढे हैं. तो बहुत बहुत है. मीटियोराइट्स गिरे होंगे वहाँ पर, इस वजह से इतने ज़्यादा यहाँ पर कोलाइड होंगे. डिफरेंट फेजेस ऑफ मून के बारे में स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिफरेंट शेप्स ऑफ द डिस्क ऑफ द मून ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. यानी कि महीने के दौरान हम लोग जो भी मून के साथ साथ होती हुई इफेक्ट को देखे, ऑब्जर्व करें, तो उसको हम लोग जनरली क्या कह सकते हैं, फेजेस ऑफ द मून कह सकते हैं. ओके, यहाँ पर है वो फेजेस ऑफ द मून दिए गए हैं. आप लोग नीचे फिगर के अंदर देख सकते हो कि फेजेस ऑफ द मून कौन कौन से हैं. न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फिर हाफ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर एंड द फुल मून. तो ये सारे हैं उसके फेजेस है, उसके बारे में आप लोग देख सकते हो. मून जो है वो 29.5 डेज फॉर द मून टू रोटेट द अर्थ. ये भी ऐसा रोटेशन करता है अर्थ के अराउंड. तो भी वो क्या करता है, 29.5 डेज के अंदर अपना जो है वो रोटेशन खत्म कर देता है. ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ मून इज कवर्ड विद द हार्ड एंड लूज डर्ट, क्रेटर्स एंड माउंटेन्स. की जो सरफेस है वो कैसे बनी हुई है, तो वहाँ पर माउंटेन्स है, क्रेटर्स है और बहुत ज़्यादा हार्ड एंड लूज डर्ट है वहाँ पर. सिंस देर इज नो एयर एंड वाटर, लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन मून सरफेस. ओके, वहाँ पर जो है वो एयर एंड वाटर नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर जो है वो लाइफ इम्पॉसिबल है. क्योंकि हम लोगों को चाहिए पानी, और एयर तो चाहिए ही ब्रीदिंग के लिए, और पानी भी चाहिए जिंदा रहने के लिए. ओके, सो दैट इज वाई इट डजेंट हैव द लाइफ. इट विल बी इम्पॉसिबल टू हैव द लाइफ ऑन द मून. फॉर्मेशन ऑफ द फेजेस विल बी, तो फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं जनरली यहाँ पर है कैटेगराइज किए गए हम लोगों ने. कि वी आर एबल टू सी मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन द मून रिफ्लेक्ट आउट द अर्थ. द डे ऑन विच द मून इज नॉट विजिबल इज द कॉल्ड द न्यू मून डे. यानी कि जब भी मून दिखता नहीं है हम लोगों को, उसको हम लोग कहेंगे न्यू मून डे. जब फुल वाइट ब्राइट डिस्क में हम लोगों को मून देखने को मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे फुल मून डे. वी हैव अ वन न्यू मून एंड अ वन फुल मून डे ड्यूरिंग अ मंथ. यानी कि हमारे एक महीने के अंदर हम लोगों को एक न्यू मून और एक फुल मून देखने को जरूर मिलता है. न्यू मून यानी कि जब भी पूरा का पूरा जो है वो मून गायब हो जाए, दिखे नहीं, विजिबल ना हो, तब जाके हम उसको कहेंगे न्यू मून. और जब हमको पूरा का पूरा मून जो है वो विजिबल हो, तब हम उसको कहेंगे फुल मून डे. ओके, सो जनरली एक महीने के अंदर ये हर बार एक एक बार तो होता ही है. ओके, सोलर एक्लिप्स यानी कि क्या होता है कि भाई हमारा मून जो है वो सन के बीच में आ जाता है, इसी वजह से इसको हम लोग कहेंगे सोलर एक्लिप्स. यानी कि सन के बीच में हमारा जब मून आ जाएगा, तो हम लोगों को सन जो है वो थोड़ा सा इस तरह से, पहली फिगर में आप लोगों को दिया गया है, इस तरह से दिखेगा. उसके ऊपर से हम लोगों को सारी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, सरफेस इसकी सन के ऊपर से, लेकिन पूरा सन देखने को नहीं मिलेगा. उसको हम लोग कहेंगे सोलर एक्लिप्स. As seen from the Earth, a solar eclipse occurs when the moon passes between the sun and the Earth. The moon fully or partially blocks the sun. It will be called as the solar eclipse. This can only at a new moon when the sun and the moon are in conjunction as seen from the Earth. In on total eclipse, the disk of the sun is fully obscured by the moon. As you can see on your screen, as the first figure will be observed as the solar eclipse that will cover the full sun light, and that will only giving the light from its surfaces. Okay, in partial annular eclipse only part of the sun is obscured. कॉन्स्टलेशन के बारे में बात करते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स मिला के कोई ऐसा शेप बनाते हैं जिसको जनरली हम ऑब्जर्व कर सके, जिसको हम समझ सके, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्स्टलेशन. ओके, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन के ऊपर से ही हमारी जो सारी की सारी राशियां होती है वो जनरली कैटेगराइज की गई है. ओके, first like my rashi is the Leo, so it will be concentration as the constellations observation. Okay, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी की सारी जो राशियां है वो कॉन्स्टलेशन के शेप्स के ऊपर से ही बनी हुई है. ओके तो आप लोग भी देख सकते हो कि आपकी जो राशि है,
तो वो किस तरह से कौन से कॉन्स्टेलेशन के ऊपर से रखी गई है। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ स्टार्स को मैं एक साथ कनेक्ट कर दूँ तो वो किसी शेप जैसा दिखेगा, और उस शेप के ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ, जनरली मैं राशि में कन्वर्जन कर सकता हूँ। तो मेरा भी है यहाँ पर लियो, आप लोग अपनी जो राशि है वो यहाँ पर ढूंढ सकते हो, फिर उसको ड्रॉ कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। ओके, अर्सा मेजर जो है वो क्या है? अर्सा मेजर जो है सबसे कॉन्स्टेलेशन कंसिस्ट द 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स अरेंज्ड इन द पैटर्न रिसेंबलिंग द लाइक अ बिग बियर। तो अर्सा मेजर जो है उसमें क्या होता है कि जनरली 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स जो है वो मिलकर बिग बियर जितनी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ऐसा शेप बनाते हैं, इस वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्सा मेजर कहते हैं। द अर्सा मेजर कंस्टेलेशन इज विजिबल ड्यूरिंग द समर सीजन। अर्सा मेजर हम लोगों को समर के सीजन के दौरान देखने को मिलता है। ओके, इट इज कॉल्ड द सप्तऋषि इन अवर इंडियन पॉपुलरिटी कल्चर। ओके, हमारी इंडिया के अंदर हम लोग इसको सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ओके, जनरली फिर से एक बार बात करते हैं, 7 ब्राइटेस्ट स्टार मिलकर एक बिग बियर जितना कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उसको हम जनरली क्या कहेंगे, अर्सा मेजर कहेंगे। ओके, और उस अर्सा मेजर जो है वो हम लोगों के कल्चर में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। दूसरे जो मेंबर्स है सोलर सिस्टम के वो है हमारे कॉमेट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मीटियोर्स। ओके, मीटियोराइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। अब सारी की सारी एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मीटियोर्स है। तो मीटियोर्स है वो क्या है, तो ये हमारे मीटियोर्स और मीटियोरॉइड्स का डिफरेंस है। मीटियोर्स यानी कि एक साथ बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स अगर ज़मीन पर गिरेंगे तो उसको मीटियोर्स कहेंगे। मीटियोरॉइड्स यानी कि एक अगर गिरेगा तो उसको मीटियोरॉइड्स कहेंगे। ओके, तो मीटियोर इज मेड अप ऑफ ए डेब्रिस, यानी कि मलबा कचड़ा उससे जो बना हुआ होता है उसको मीटियोर कहेंगे। मीटियोर एंटर्स द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर एट अ वेरी हाई स्पीड। द फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर मेक्स द मीटियोर हॉट एंड इट बर्न्स इट टिल इट डिसइंटीग्रेट्स। ओके, तो जनरली क्या होता है, मेटियोर्स जो होता है वो ज़मीन की सरफेस के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है, इस वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल होता है, इस वजह से फ्रिक्शन के साथ साथ वो एटमॉस्फेयर में जलता है, इस वजह से वो बर्न होता है, इसी वजह से हम लोगों को वो गिरते स्टार जैसा लगता है। ओके, एज meteor falls to the ground it glows brightly, this is why it is called the shooting star। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार कहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से इसकी एक टेल जैसी कंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलेगी। ओके, जनरली एटमॉस्फेयर के लेयर में जैसे ही ये घुसेगा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी टेल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस वजह से जब हम लोग पृथ्वी के ऊपर से देखेंगे तो हम लोगों को क्या लगेगा कि एक स्टार है वो जो गिर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार कहेंगे। फिर हम लोग विश भी मांगते हैं पूरा करने के लिए। ओके, मीटियोराइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। मीटियोराइट्स डज नॉट बर्न अप कम्प्लीटली ऑन द एंटरिंग द अर्थ। ये जो है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, एक साथ बहुत ज़्यादा होते हैं मीटियोराइट्स जो है। सम मीटियोर्स रीच द ग्राउंड बिफोर दे बर्न कम्प्लीटली एंड इवोपरेट। तो जनरली मीटियोराइट्स जो होते हैं वो क्या होता है, पूरा का पूरा कई बार कम्प्लीटली बर्न हो जाता है और इवोपरेट हो जाता है। ओके, दीज आर कॉल्ड द मीटियोराइट्स। ओके, तो जनरली मेटियोर जो है वो पृथ्वी के सरफेस के अंदर घुसने के साथ साथ पूरे के पूरे जलते नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो पूरे के पूरे जल जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटियोराइट्स कहेंगे। मोर देन 90% ऑफ द मेटियोराइट्स आर द रॉक वाइल द रिमाइंडर कंसिस्ट वोली और पार्शली आयन एंड निकल। तो 90% ऐसे मेटियोराइट्स है जिसके अंदर क्या है, रॉक है, और इसके अलावा पार्शली आयन और निकल भी है। एस्ट्रॉइड्स क्या है, एस्ट्रॉइड्स जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इट इज द फाइंड बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर्स ऑर्बिट। तो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में हम लोगों को बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉइड देखने को मिलते हैं। ओके, एस्ट्रॉइड जो है वो माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इसकी एक खुद की अपनी एक बेल्ट होती है। ओके, और ये बेल्ट होती है, इसमें से अगर कोई भी टुकड़ा जो है वो निकल के फिर से अर्थ के आसपास से गिरेगा तो वो ही हम लोग कहेंगे मीटियोर्स या तो फिर मीटियोराइट्स कहेंगे। यहाँ पर है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रही है एस्ट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स बेल्ट्स सारी दिख रही है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स अगर हिट करे अर्थ को तो क्या होगा, अभी तक इतना बड़ा कोई कोलाइजन हुआ नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ एग्जांपल्स है, आप पॉज करके भी देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, कॉमेट्स जो है वो क्या है, जनरली कॉमेट्स यानी कि एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग को टेल जैसा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, कॉमेट्स कहेंगे। Comets is the celestial object consisting of the nucleus of ice and dust, and when near the sun, a tail of a gas and dust particle pointing away from the
सन जनरली ये जो है वो हम लोगों को स्टार ही है, लेकिन वो हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके, इस वजह से इसको हम लोग कॉमेट्स कहेंगे। Comet contain the dust, ice, carbon dioxide, ammonia, methane, and more. Scientists to call them snowy dirt balls, icy nucleus which evaporates and gets the blown into the space by solar wind pressure. The best known periodic comet is the Halley's comet. It appears after every 76 year. तो सन के अराउंड से निकल के फिर से ये घूम के आएगा 76 के अराउंड से, हो तो हम लोगों को देखने को मिलेगा 76 साल तक वो फिर से घूमेगा, फिर से निकलेगा। इस वजह से इसके एक टेल भी निकलेगी, क्योंकि सन की ऑपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा, तो इस वजह से इसमें जो है वो टेल जैसा कंस्ट्रक्शन भी ग्रो होगा। इस वजह से ये हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये कॉमेट है वो ट्रैवल करता है सन के अराउंड होके, फिर हमारी पृथ्वी के पास से निकलता है, फिर से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम कवर करके फिर से यहाँ से घूम के आएगा। तो जब भी सन के अराउंड से ऑपोजिट होके आएगा तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, या तो फिर सन के साथ में जाएगा तो क्या होगा, सन की हीट की वजह से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके टेल जो है वो ग्रो होगी। हम लोग यहाँ पर होंगे अर्थ के ऊपर, तो हम लोगों को यहाँ से टेल जैसा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ये सारी बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है इन प्रीवियस लेक्चर की। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ओके, हम लोग जनरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में स्टडी कर रहे हैं अभी। आर्यभट्टा और भास्करा जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले भेजे हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो कि इस अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लानट सैटेलाइट्स है जो हम लोगों ने भेजे हैं। इंडियन सैटेलाइट्स है जो इसरो ने अभी भी एक सैटेलाइट भेजा है। तो ये सारे सैटेलाइट्स है वो काम क्या करते रहते हैं, जनरली वो काम करते हैं सन की सारे वेदर की फोटोग्राफ लेने का, वेदर को एजेम्प्ट करने का। फिर वो काम करते हैं सारी जगहों के लोकेशंस के बारे में, ज़मीन के बारे में, कहाँ पर फर्टिलाइजिंग ज़्यादा होगा नहीं होगा, सारी की सारी जो स्टडीज़ है वो सैटेलाइट्स के थ्रू होगी। अर्थक्वेक होगा तो वो कितने का होगा, कहाँ पर हो सकता है, सुनामी आएगी तो कहाँ पर आ सकती है, पॉसिबिलिटी चांसेस है, रेन कहाँ पर ज़्यादा गिरेगी नहीं गिरेगी। तो ये सारी जो स्टडीज़ है वो सैटेलाइट्स के दौरान ही, सैटेलाइट्स के थ्रू ही होती है। अब बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। तो जनरली कोई स्टार है, वो स्टार अगर ख़त्म हो जाए तो देन ही क्रिएट्स द ब्लैक होल। A black hole is a place when the space where gravity pulls so much that even the light cannot get out। तो ये एक ऐसी ग्रेविटी को क्रिएट करता है जहाँ से लाइट भी जो है वो पास नहीं हो सकती, क्योंकि वो लाइट को भी खींच लेगा। जब भी सन जो है वो डाई हो जाता है तो वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, ब्लैक होल क्रिएट होता है। द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज द मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड इनटू द टाइनी स्पेस। ग्रेविटी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से कोई भी मटेरियल को ये अपने आप में खींच सकती है। यानी कि जब भी ब्लैक होल क्रिएट होगा तो क्या होगा कि सारे प्लैनेट्स जो है वो वहाँ पर खींचे चले जा सकते हैं। ओके, तो जनरली ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने सोलर सिस्टम के अंदर स्टडी की है। आज आप लोगों को जो लिखना है होमवर्क के अंदर, इट इज़ द स्टडी बिटवीन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड द नेचुरल सैटेलाइट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट, ऑन यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑन द ब्लैक होल। और आज के लिए कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ दो टॉपिक का ही होमवर्क दे रहा हूँ, आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में। मीटियोर और मीटियोराइट्स का मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में आप लोगों को प्रोजेक्ट करना है, जो फ्यूचर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट कर सकते हो सोलर सिस्टम में से किसी भी टॉपिक के ऊपर। ओके, so that's it for today's lecture. Thank you very much for hearing this. In next lecture we are going to start our new topic or new chapter. Okay, thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Thank you very much. Till then, bye bye everyone.